अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि जब हम किरायानामा लिखते हैं तो मालिक और किराएदार में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि किरायानामे में लिखी जानी चाहिए जिससे दोनों के लिए जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें मैं आज आपको सारा डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को आपने हर सूरत में जो है वो कवर करना है ताकि मालिक हो या किराएदार हो उनके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर इसमें कोई चीज़ रह जाएगी तो वो हमेशा जो है वो पार्टीज़ के बीच में जो है वो एक डिस्प्यूट का बायस बनेगी। तो आपने जब भी किरायानामा लिखना है उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है और कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो लीगल नॉलेज जो है वो पास ऑन हो सके। और साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें क्योंकि मैंने जब भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं उसके रिलेटेड जो है वो तमाम बातों को जो है वो एस्पेक्ट्स को कवर कर लेता हूँ। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जब आप किरायानामा लिखने जाते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ लिखनी चाहिए। तो उसमें नंबर 1 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने किराएदार की जो है वो वेरिफिकेशन करनी है। किराएदार की वेरिफिकेशन आपने पंजाब पुलिस की ऐप से करनी है और उसको जो है वो आपने ज़रूर चेक करना उसके आईडी कार्ड के ज़रिए कि वहाँ पे जो है वो किसी हवाले से जो है वो मतलूब तो नहीं है पुलिस को। और इसी तरह जो है वो किराएदार ने भी जो है वो मालिक को जब वो उससे वो प्रॉपर्टी रेंट आउट ले रहा है जिससे वो ले रहा है उसके आईडी कार्ड को भी चेक करना है कि मालिक जो है वो किसी किस्म की जराइम पेशा जो है वो कार्रवाइयों में मुलव्वस तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई शरीफ फैमिली जो है वो किसी मालिक के घर जाती है और वहाँ पे रहती है तो वहाँ पे अगर मालिक का मसला है इस मामले में या इसी तरह जो है वो अगर शरीफ फैमिली है मालिक की और उसमें जो है वो किराएदार जो है वो अगर उसमें दूसरी तरह की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वो रिकॉर्ड याफ्ता है या कुछ भी है, तो वो बहुत बड़ा जो है वो तनाज़ा किसी भी स्टेज पे शुरू हो सकता है और वो जो है हमेशा तसादम की सूरत में जाता है। और उसको जो चेक करने का तरीक़ेकार है वो पहचान ऐप भी है और आप पंजाब पुलिस की या कोई भी पंजाब की जो सूबे की पुलिस है उसकी वेबसाइट पे जाके आप जो है वो उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर। दूसरी बात आपने जो इसमें नोट करनी है वो ये है कि जब आपने किराए पे प्रॉपर्टी देनी है तो आपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एक चीज़ जो है वो डिस्क्राइब करनी है। यानी कि आपने कौन सा पोर्शन देना है, उसकी जो है वो डायमेंशंस क्या है, उसका रास्ता कहाँ से है, किस तरह है, किस हिसाब से जो है वो जो है प्रॉपर्टी बनी है और उस हिसाब से जो है उसको दिया जा रहा है। नीचे वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, छत उसमें इस्तेमाल में होगी या नहीं होगी, गराज किसके इस्तेमाल में होगा, ये माइन्यूट डिटेल्स भी जो है वो आपने ज़रूर लिखनी है ताकि आपको जो है वो कल को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो टेरिटरी को लेके। तीसरी जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखनी है वो ये है कि जो आपका मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट है वो मालिक को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट से ले, वो उसको कैश में ना ले। क्योंकि कैश से जब आप रेंट लेते हैं तो वो दोनों के लिए जो है वो किसी भी हवाले से यूज़ हो सकता है। मालिक कह सकता है जी किराएदार ने मुझे कैश दिया ही नहीं है और मुझे जो है वो कैश रिसीव ही नहीं हुआ, जबकि किराएदार कह सकता है जी मैं तो इसको 10 माह का जो है वो एडवांस रेंट कैश में लेके बैठा हूँ। तो उस सूरत में जब कोई इस तरह की बात आ जाती है तो कोर्ट हमेशा जो है वो रेंट डीड को देखती है कि उसके अंदर मोड ऑफ पेमेंट क्या है। और अगर वो मोड ऑफ पेमेंट कैश हो तो अदालत किसी की बात नहीं मानती। अदालत ये कहती जी अगर आपने रेंट दे दिया है तो आप साबित करें और मालिक ने अगर रेंट जो है वो नहीं लिया है तो वो साबित करे कि उसको किराएदार ने रेंट नहीं लिया। तो इस वजह से जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन को साबित करना हमेशा ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप रेंट लें या रेंट पे करें तो बैंक अकाउंट से करें और उस बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो आप किरायानामे के बीच में लिखें ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो कि जी आप हर महीने जो है इस हिसाब से पेमेंट जो है वो वसूल करते जा रहे हैं। नंबर 4 के ऊपर जो आपने चीज़ लिखनी है वो ये है कि जितने भी आपके जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं बिजली पानी और गैस का उसके मीटर्स के जो है वो कंज्यूमर नंबर लिखें और साथ उसके जो है वो रीडिंग लिखें कि इस डेट को इस मीटर के मुताबिक जो है वो ये इसको किराए पे दिया जा रहा है तो उस वक्त जो है वो इसकी ये रीडिंग है। जब आप रीडिंग मेंशन कर लेंगे तो ऑब्वियस होगा कि उसके बाद जितनी भी जो है वो बिजली चली होगी उसके ऊपर या उस पर गैस होगा या पानी जो भी उसके अंदर कंजम्पशन हुई होगी वो सारी की सारी जो है वो सामने आ जाएगी और उसके मुताबिक जो है वो बिल उसको पे करना पड़ेगा और इसके अलावा जो है वो उसमें कोई डिस्प्यूट जो है वो अराइज नहीं होगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी किराए पे दें तो उसमें ये कंडीशन आपने ज़रूर लिखनी है कि कोई भी किराएदार जो है जब उस प्रॉपर्टी में आएगा तो उसको सबलेट नहीं करेगा, यानी किराए पे लेके वो आगे किसी और को किराए पे नहीं देगा। अक्सर लोग ये जो है वो चीज़ स्किप कर जाते हैं और होता बाद में ये है कि किराएदार जो है वो 30,000 के ऊपर जो है वो एडवांस के ऊपर जो है वो ले लेता है प्रॉपर्टी और उसके बाद जो है वो कभी हॉस्टलाइट्स को दे देता है, 2-3 लड़कों को वो घर जो है वो आगे सबलेट कर देता है कि जी वो यहाँ पे रहेंगे, तो उसमें जो है वो बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से आपने ये कंडीशन ज़रूर ऐड करनी है। फिर उसके बाद जो अगली बात है वो आपने इसमें ये ज़रूर लिखनी है कि जिसको किराए पे दिया जा रहा है उसकी अपनी डेजिग्नेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है
और वो जो फैमिली जो है वो कितने लोगों पे जो है वो मुश्तमिल है, उसमें खावन बीवी हैं, बच्चे हैं। आपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में ज़रूर लिखना है ताकि इससे रिलेटेड भी कोई डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि किराएदारों में ये अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है कि वो किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो कोई उनका सामान बंद पड़ा रहता है वहाँ पे, या उनकी जगह कोई और आके रहने लग जाता है। जी मैं तो उनका मामू हूँ, मैं उनकी खाला हूँ, जी मैं उनकी फूफो हूँ। वो किसी तीसरे बंदे को जो है वो काबज़ करवा के उस प्रॉपर्टी में खुद वहाँ से गायब हो जाते हैं, और वो जाके जो है वो किसी और साहब से स्टे ले लेता है, और इस वजह से वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। उसके बाद जो आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये है कि जो किराएनामे का स्टैम्प पेपर है वो मालक जो उस प्रॉपर्टी का वो डायरेक्ट अपने नाम से करे, क्योंकि अगर एक शख्स जो कि मालक है और वो मालक जो है वो अपने तौर पे किराए पे जो है वो उसको किराएदार के साथ एग्रीमेंट नहीं करता, वो अपने बेटे के नाम से करवा देता है, अपने भाई के नाम से करवा देता है, वाला के नाम से करवा देता है, या उसके नाम से करवाता है जिसको उसने किराया देना है, बेशक उसमें से खुद कुछ नहीं लेना चाहता, वो बेटा हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो उस सूरत में ये होता है कि अगर किराएदार अदालत में जाके ये कह दे, कोई डिस्प्यूट आता है कि जी मैं इस टेनेंसी को जो है वो नहीं मानता, क्योंकि ये तो बंदा मालिक नहीं है जो मेरे से मालिक बन के किराया लेता रहा, तो अदालत उसमें सबसे पहले टाइटल का फैसला करेगी, और उस सिलसिले में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो देरी हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है वो किराए का जो मामला है वो लटकना शुरू हो जाता है, और केसेस जो है वो साल साल चलते रहते हैं। उसके बाद जो आपने अगली चीज़ करनी है वो ये है, तो किराएनामे की जो गवाहान है उनकी भी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन देनी है, उनका नाम, वल्दियत, आईडी कार्ड नंबर और रिहाइश, थंब इम्प्रेशन, बंदे का जो है वो लेफ्ट हैंड का और सिग्नेचर, और अगर औरत उसमें वो गवाह डाल रहे हैं तो 2 औरतें होंगी, उसमें राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर। तो इस तरीके से आपने जो है वो ये करना है, और इसको जो है वो सारा जो है ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से मेंशन करने के बाद फिर उसको प्रोसीड करनी है। फिर उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो किरायानामा है, असल किरायानामा, वो हमेशा जो है वो किराएदार की पोजीशन में रहता है। उसकी वजह ये है क्योंकि राइट्स उसके क्रिएट हो रहे हैं, मालिक के राइट्स क्रिएट नहीं हो रहे, मालिक तो अपने राइट्स उसको डेलीगेट कर रहा है। क्योंकि जब हम इकरारनामा करते हैं, इकरारनामा करने के साथ साथ जो है वो जो बंदा पेमेंट कर रहा होता है बयाने की, हालांकि उसने सिर्फ टोकन दिया होता है या बयाने की कुछ थोड़ी सी अमाउंट दी होती है, उसके बावजूद जो ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल है वो बायर के पास होता है, सेलर के पास नहीं होता। इसी तरह जो है वो किरायानामा जो है वो ओरिजिनल किरायानामा जो है वो किराएदार के पास होगा, और उसकी जो फोटो कॉपी है वो मालिक के पास रहेगी, क्योंकि अदालत और कानून उसको इसी चीज़ से लेके चलते हैं, चूँकि मालिक का जो राइट है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और वो अपने राइट में से जो है वो आगे किराएदार को राइट्स जो है वो डेलीगेट कर रहा है, और वो डेलीगेट जो किए जा रहे हैं राइट्स वो उसकी जो है वो पोजेशन से रिलेटेड है, और पोजेशन की वजह से जो है वो उसके जो किराएदार के जो राइट्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद जो आपने अगली बात किराएनामे में लिखवानी है वो ये लिखनी है कि कोई भी हालात हो जाए, स्टे ऑर्डर के बारे में चूँकि लोग लिख लेते हैं जी के किराएदार जो है वो किसी तरह से प्रॉपर्टी पे स्टे नहीं लेगा, लेकिन इस बात को अदालत नहीं मानती है। अगर किराएदार ये बात लिख भी दे कि मैं स्टे नहीं लूँगा, मैं अदालती कार्रवाई नहीं करूँगा, और उसके बावजूद जो है वो उसको कल को प्रॉब्लम आती है और वो अदालत में चला जाता है, तो अदालत ना सिर्फ उसकी बात सुनेगी बल्कि उसको जो है वो पूरा रिलीफ दिया जाएगा उस मामले में, अगर उसकी गलती नहीं है। फिर उसके बाद जो आखिरी बात आपने जो इसमें लिखनी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल को अगर किसी ने जो है वो घर छोड़ना है या मालिक ने जो है वो घर से खाली करवाना है, तो उसमें जो नोटिस देने की मियाद 30 दिन के अंदर अंदर। अब इसमें जो है वो उसके बाद आगे कुछ नहीं लिखा जाता कि अगर 30 दिन में नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो आप ना सिर्फ ये लिखें कि 30 दिन का जो है वो नोटिस दिया जाएगा, बल्कि उसमें ये भी लिखें कि 2 माह का जो है वो अदालत से ग्रेशियस पीरियड जो है वो लिया जाएगा, कि अगर किसी वजह से ये नहीं होता तो उसमें जो है वो किराएदार जैसे जो है वो खाली करवाने का उसको 2 माह का टाइम दिया जाएगा, लेकिन वो विद कोर्ट अप्रूवल दिया जाएगा, और उसकी एक्सटेंशन जो है राइटिंग होगी और अदालत में जो है वो किराया जमा होगा। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।